इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। यह क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स ISO 1518-2022 के अनुसार बने हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में हम टॉपिक नंबर 28 से टॉपिक नंबर 33 तक डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सैंपल रिसीविंग एंड रिजेक्शन, सैंपल स्टोरेज, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेथड्स, क्वालिटी कंट्रोल, इक्वा ILC यानी कि एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम या इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। आज का पहला टॉपिक है सैंपल रिसीविंग एंड रिजेक्शन। लैबोरेटरी की रिसेप्शन पर सैंपल्स को रिसीव करने से पहले चेक किया जाता है, यह देखा जाता है कि सैंपल्स और उनके साथ आई हुई रिक्वेस्ट प्रॉपरली लेबल्ड है या नहीं, और लेबल पर पेशेंट का नाम और जिस साइट या जगह से सैंपल लिया गया है उसका नाम लिखा है या नहीं। इसके अलावा यह देखा जाता है कि सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार सैंपल रिजेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं। अब हम सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। अगर ये क्राइटेरिया किसी सैंपल में पाए जाते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि अनलेबल्ड स्पेसिमेन यानी कि सैंपल पर कोई लेबल नहीं है, इनकरेक्टली लेबल्ड स्पेसिमेन या मिसलेबल्ड स्पेसिमेन यानी कि पेशेंट के सैंपल और रिक्विजिशन फॉर्म पर डिटेल्स मैच नहीं कर रही है, इनकरेक्ट कंटेनर और प्रिजर्वेटिव यानी कि पेशेंट का सैंपल जिस कंटेनर या वैक्यूटेनर में लेना चाहिए या जिस प्रिजर्वेटिव में लेना चाहिए था उसमें नहीं लिया गया है, इनसफिशिएंट स्पेसिमेन जहां सैंपल की क्वांटिटी या मात्रा पूरी नहीं है, ऐसे सैंपल जो आसानी से दोबारा रिकलेक्ट नहीं किए जा सकते जैसे कि CSF या फ्लूइड। उनके लिए सैंपल रिजेक्ट करने से पहले ट्रीटिंग कंसल्टेंट या ऑर्डरिंग कंसल्टेंट से बात करके उन्हें प्रोसेस करने की परमिशन ली जाती है। सब ऑप्टिमल स्पेसिमेन जैसे कि यूरिन या स्टूल कंटेनर से लीकेज या सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोल्ड चेन का मेंटेन ना होना, यह सभी सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया है। यदि किसी सैंपल में यह पाए जाते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि कंप्रोमाइज्ड प्राइमरी सैंपल्स को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ऐसे सैंपल जो कि क्लिनिकली क्रिटिकल है या फिर इरिप्लेसेबल है या जिन्हें दोबारा से कलेक्ट नहीं किया जा सकता जैसे कि CSF और फ्लूइड, ऐसे सैंपल्स जब रिजेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार रिजेक्ट करने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, लेकिन लैबोरेटरी ऑर्डरिंग कंसल्टेंट से बात करके इन सैंपल्स को प्रोसेस कर देती है तो उनकी फाइनल रिपोर्ट में इस बारे में एक नोट लिखा जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि इस सैंपल में क्या कमी थी और इसके रिजल्ट्स को सावधानी पूर्वक देखा जाए। अब हम बात करेंगे सैंपल रिसीविंग के बारे में। लेबोरेटरी में जो भी सैंपल रिसीव किए जाते हैं उन्हें एक एक्सेशन बुक या वर्कशीट या कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है। सैंपल्स की रिसीविंग का डेट और टाइम और लैब के रिसीविंग स्टाफ का नाम लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी प्राइमरी सैंपल का कोई हिस्सा उससे अलग किया जा रहा है तो उस हिस्से के ऊपर पेशेंट के UHID नंबर को लेबल किया जाता है ताकि यह ट्रेस किया जा सके कि यह सैंपल किस पेशेंट का है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सैंपल स्टोरेज। सैंपल्स की टेस्टिंग या एग्जामिनेशन पूरी होने के बाद सैंपल्स को एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए लेबोरेटरी में स्टोर किया जाता है, जैसे कि क्लिनिकल केमिस्ट्री के सैंपल्स को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 दिन के लिए, हेमाटोलॉजी में कंप्लीट ब्लड काउंट और रेटिकुलोसाइट काउंट के सैंपल्स को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 दिन के लिए, जबकि कोएगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट के सैंपल्स को 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर और क्लिनिकल पैथोलॉजी के बॉडी फ्लूइड्स वाले सैंपल्स को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 हफ्ते के लिए, यूरिन और स्टूल के सैंपल को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 दिन के लिए स्टोर किया जाता है।
अब हम बात करेंगे सैंपल डिस्पोजल की। स्टोरेज टाइम पूरा होने के बाद सैंपल्स को ऑटोक्लेव करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिस्कार्ड करने से पहले सैंपल्स को लाल रंग के बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डाला जाता है और फिर बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन एजेंसी को दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिटर्न सैंपल टेस्टिंग। सैंपल स्टोरेज की कंडीशन सही है या नहीं यह जांचने के लिए महीने में एक बार स्टोर किए गए सैंपल्स में से कुछ सैंपल्स को लेकर लैब के स्कोप में आने वाले सभी टेस्ट या पैरामीटर को टेस्ट किया जाता है। इन नए रिजल्ट को पुराने रिजल्ट के साथ क्लिया गाइडलाइंस या CLIA गाइडलाइंस के मुताबिक वेरीफाई किया जाता है। अगर इसमें कोई वेरिएशन या गड़बड़ पाई जाती है तो स्टोरेज कंडीशंस को री-वेरीफाई या रीचेक किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है एग्जामिनेशन प्रोसीजर। इसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल और क्लिनिकल डिसीजन लिमिट्स, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। लेबोरेटरी उन्हीं एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करती है जो कि वैलिडेट किए गए हैं। ये वो एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में या फिर पीयर रिव्यू टेक्स्ट और जर्नल में पब्लिश किए गए हैं। यदि लेबोरेटरी किसी एग्जामिनेशन मेथड का इस्तेमाल उसके ओरिजिनल स्कोप के अलावा किसी और टेस्ट के लिए करती है या एग्जामिनेशन मेथड को मॉडिफाई या डिजाइन करती है या किसी नए मेथड को डेवलप करती है, तो लेबोरेटरी की जिम्मेदारी है कि इस नए एग्जामिनेशन प्रोसीजर या मेथड को वैलिडेट किया जाए। यह वैलिडेशन एक कॉम्पिटेंट कर्मचारी के द्वारा की जानी चाहिए और वैलिडेशन का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स की। एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है और इसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। सभी एग्जामिनेशन प्रोसीजर के लिए ऐसे SOP बनाए जाते हैं। यह SOP ऐसी भाषा में बनाए जाते हैं जिसे कि सभी लैब स्टाफ समझ सके। सभी SOP अंग्रेजी भाषा में बनाए गए हैं। सभी SOP लेबोरेटरी के हर वर्क स्टेशन पर अवेलेबल रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल और क्लिनिकल डिसीजन लिमिट्स। लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में हर टेस्ट पैरामीटर के लिए बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यूज डिसाइड की गई है। यूजर को उसकी रिपोर्ट में बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू भी बताई जाती है। बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल को साल में एक बार रिव्यू किया जाता है और जरूरत पड़ने पर बदला या अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मेजर की गई या रिपोर्ट की गई वैल्यू कितनी सही है। NABL 112 के अनुसार मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हर 6 महीने के इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल डाटा को एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी के स्कोप में आने वाले सभी टेस्ट्स के लिए हर महीने CV% कैलकुलेट और मॉनिटर किया जाता है। CV% से मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। MU is equal to ±1.96 into CV%। रिक्वेस्ट करने पर लेबोरेटरी के यूजर्स को ईमेल के जरिए मेजरमेंट अनसर्टेनिटी भेज दी जाती है। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी से हमें यह पता चलता है कि रिपोर्ट की गई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी कम या ज्यादा हो सकती है। हमारा अगला टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेथड्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रिसीजन, वेरिफिकेशन ऑफ लिनियरिटी, वेरिफिकेशन ऑफ कैरी ओवर, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिट ऑफ ब्लैंक और लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन। पहले हम जान लेते हैं कि वेरिफिकेशन कब की जाती है। किसी नए इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन के बाद, या अगर इंस्ट्रूमेंट की जगह बदल दी गई है, या अगर एनालाइजर में कोई मेजर रिपेयर हुई है,
तो इन सबके बाद वेरिफिकेशन की जाती है। इसमें हम पहले देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है रिपीटेबिलिटी, यानी कि एक ही टेस्ट को बार बार रिपीट करने पर आने वाले रिजल्ट में कितनी वेरिएशन है। इसके लिए इंटर असे वेरिएशन और इंट्रा असे वेरिएशन किया जाता है। इंटर असे वेरिएशन में एबनॉर्मल सैंपल को 5 अलग अलग दिनों के लिए हर दिन 5 बार लगातार एनालाइजर पर टेस्ट या रन किया जाता है, जिससे हमें 25 वैल्यूज या रिजल्ट्स मिलते हैं, जिन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इंट्रा असे वेरिएशन में पेशेंट के एक सैंपल को लगातार 20 बार एनालाइजर पर चलाया जाता है और इससे जो वैल्यू मिलती है या रिजल्ट मिलते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एनालिसिस के लिए दोनों ही टेस्ट में रिकॉर्ड किए गए वैल्यूज का मीन, एसडी और सीवी कैलकुलेट किया जाता है। यह सीवी मैन्युफैक्चरर के दिए गए सीवी से कम या उसके बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन ऑफ लिनियरिटी। इसके लिए एक एबनॉर्मल पेशेंट सैंपल को सीरियली डाइल्यूट किया जाता है, जैसे कि 75%, 50%, 25%, 12.5%। ऐसे एनालाइजर जहां पर डाइल्यूटेड सैंपल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहां पर हाई लेवल कंट्रोल को लो लेवल कंट्रोल के साथ अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिक्स किया जाता है और इससे डाइल्यूशंस बनाई जाती है। इन डाइल्यूशंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और फिर अलग अलग डाइल्यूशन को एनालाइजर पर 3 बार टेस्ट करके ट्रिप्लिकेट वैल्यूज निकाली जाती है और उनका एवरेज निकालकर एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाली जाती है। अब ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स को एक ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ के लिए आर स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अगर आर स्क्वायर वैल्यू 0.95 या उससे ऊपर है तो लिनियरिटी को एक्सेप्टेबल माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम की लिनियरिटी के लिए डाइल्यूशन बनाई गई है, जिसमें लोअर लेवल कंट्रोल और हाई लेवल कंट्रोल को अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिक्स किया गया है और इसके बाद इस मिक्सचर के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की गई है। फिर इन्हीं मिक्सड सैंपल्स को एनालाइजर पर रन करके रिजल्ट निकाले गए हैं। इस ग्राफ में ऑब्जर्व्ड वैल्यू को एक्स एक्सिस पर और एक्सपेक्टेड वैल्यू को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। अगर यह लाइन सीधी रहती है तो इसे लीनियर कहा जाता है। इस ग्राफ के लिए आर स्क्वायर वैल्यू 0.996 है, जो कि 0.95 से ऊपर है, इसलिए इसे एक एक्सेप्टेबल लिनियरिटी माना जा सकता है। हमारा अगला वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन ऑफ कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब है एक हाई कंसंट्रेशन सैंपल का उसके बाद टेस्ट किए जाने वाले लो कंसंट्रेशन सैंपल के ऊपर क्या असर पड़ता है। नॉर्मली जिन एनालाइजर में सैंपल्स की पिपेटिंग की जाती है, वहां पर यह खतरा रहता है कि हाई कंसंट्रेशन सैंपल का कुछ हिस्सा अगर पिपेट में रह गया तो वह उसके बाद टेस्ट किए जाने वाले लो लेवल के सैंपल में आने वाले रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक हाई लेवल कंट्रोल को एनालाइजर पर 4 बार चलाया जाता है, जिससे हमें 4 वैल्यूज मिलती है, A1, A2, A3 और A4। इसके तुरंत बाद एक लो लेवल कंट्रोल को इस एनालाइजर पर 4 बार चलाया जाता है, जिससे हमें 4 वैल्यूज मिलती हैं, B1, B2, B3 और B4। इन वैल्यूज को कैरी ओवर फार्मूला से कैलकुलेट करके कैरी ओवर निकाला जाता है। कैरी ओवर मैन्युफैक्चर की दी हुई गाइडलाइन के बराबर या उससे कम होना चाहिए। नॉर्मली 1 से 2% का कैरी ओवर एक्सेप्टेबल माना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ लिमिट ऑफ ब्लैंक। अगर हम एनालाइजर पर कोई ब्लैंक सैंपल चलाएं, यानी कि जिसमें कोई एनालाइट नहीं है, तो एनालाइजर पर जो वैल्यूज आ सकते हैं उसे लिमिट ऑफ ब्लैंक कहा जाता है। इसके लिए ब्लैंक सैंपल जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर को एनालाइजर पर 20 बार चलाया जाता है और जो वैल्यूज आती हैं उसका एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है।
इससे लिमिट ऑफ ब्लैंक कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। लिमिट ऑफ ब्लैंक इज इक्वल टू मीन ब्लैंक प्लस 1.645 इंटू ब्लैंक SD। हमारा नेक्स्ट वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन ऑफ लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन। ये एनालाइट का वो कम से कम कंसेंट्रेशन है जिसे एनालाइजर लिमिट ऑफ ब्लैंक से अलग डिटेक्ट कर सकता है या डिस्टिंग्विश कर सकता है। इसके लिए एक लो कंसंट्रेशन सैंपल जैसे कि लोएस्ट नॉन नेगेटिव असे किट कैलिब्रेटर को डाइल्यूट किया जाता है और उसे 20 बार एनालाइजर पर चलाया जाता है। अब लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए लोअर लिमिट ऑफ ब्लैंक प्लस 1.645 और जो हमारी वैल्यूज इस सैंपल से आई है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है। ऐसे हम लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। लैबोरेटरी थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल जो कि बायोरैड से आता है और मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वालिटी कंट्रोल का भी इस्तेमाल करती है। हेमेटोलॉजी के लिए मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया गया X-in-check क्वालिटी कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। यह 3 लेवल कंट्रोल है। इसमें हाई लेवल, लो लेवल और नॉर्मल लेवल कंट्रोल आता है। जबकि बायोकेमिस्ट्री के लिए लाइफो चेक जो कि बायोरैड से आता है जो कि थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह 2 लेवल्स में आता है, हाई और लो। लेबोरेटरी इस बात का ध्यान रखती है कि कभी भी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल यानी कि कंट्रोल्स का लॉट चेंज और रिएजेंट का लॉट चेंज एक साथ न होने पाए। इससे हम उनमें होने वाले लॉट टू लॉट वेरिएशन का पता नहीं लगा पाएंगे। अब हम बात करेंगे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेबोरेटरी 2 अलग-अलग लेवल के क्वालिटी कंट्रोल को पीक टाइमिंग यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम चलाती है। इसके अलावा हर 8 घंटे में एक लेवल ऑफ कंट्रोल एनालाइजर पर रन किया जाता है या चलाया जाता है। जबकि हेमेटोलॉजी के लिए लेबोरेटरी 2 अलग-अलग लेवल के कंट्रोल को 12 घंटे की अंतराल पर दिन में 2 बार चलाती है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रन करने के बाद आई वैल्यूज को वेस्टगार्ड रूल्स के अनुसार एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। यदि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए मैन्युफैक्चरर की ट्रबल शूटिंग गाइड या रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को रिव्यू किया जाता है जहां पर कि रिएजेंट और कंट्रोल के एलिक्वोटस में किसी कंटेमिनेशन को चेक किया जाता है या लॉट चेंज को चेक किया जाता है। अगर सभी कुछ सही पाया जाता है तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोल को दोबारा से रीरन किया जाता है। अगर रीरन के बाद भी क्वालिटी कंट्रोल की वैल्यूज फेल होती है तो एक फ्रेश कैलिब्रेटर एलिक्वोट से सिस्टम की कैलिब्रेशन की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल का रन तभी एक्सेप्ट किया जाता है अगर उसकी वैल्यूज वेस्टगार्ड रूल्स को फॉलो कर रही है। क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद QC फेलियर लॉग, QC कंजप्शन लॉग और रिएजेंट लॉग को भरा जाता है। जब भी IQC यानी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो एनालाइजर पर पेशेंट के सैंपल नहीं चलाए जाते हैं, यानी कि एनालाइजर पर पेशेंट के सैंपल की टेस्टिंग तभी हो सकती है अगर IQC के रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो या वेस्टगार्ड रूल्स के अकॉर्डिंग पास हो। जब भी IQC यानी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है और पेशेंट के सैंपल टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं तो इसकी जानकारी सभी स्टेकहोल्डर्स को दे दी जाती है। IQC के फेल होने पर इससे पिछले पास हुए IQC के बाद रिलीज की गई रिपोर्ट्स को यह देखने के लिए रिव्यू किया जाता है कि उनमें कोई गलती तो नहीं है। लेबोरेटरी में कभी अगर क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल खत्म हो जाए तो लेबोरेटरी पिछले दिन के पेशेंट सैंपल्स को टेस्ट करके उनकी करंट और ओल्ड वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन कर सकती है। हमारा अगला टॉपिक है इक्वा या ILC
एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम या इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। यह एक सिस्टम है जिससे एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा दिया गया सैंपल बहुत सारी लैबोरेटरीज रन करती है और लेबोरेटरी के रिजल्ट को उनके साथ चेक किया जाता है। लेबोरेटरी इक्वा के लिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सीएमसी वेल्लोर के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि हर महीने एक सैंपल भेजते हैं, जबकि क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के लिए लेबोरेटरी एम्स न्यू दिल्ली के साथ रजिस्टर्ड है, जहां से हर 3 महीने में एक सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जो पैरामीटर हमारे स्कोप में है लेकिन इक्वा में कवर्ड नहीं है, जैसे कि सीआरपी और लाइपेज, उनके लिए लेबोरेटरी महीने में एक बार एक एनएबीएल एक्रेडिटेड रेफरल लैब के साथ इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन करती है, यानी कि एक सैंपल को हमारी लैब में टेस्ट किया जाता है और उसी सैंपल को रेफरल लैब में भी टेस्ट किया जाता है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन्हें क्लियर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इक्वा का सैंपल कैसे प्रोसेस किया जाता है। इक्वा का सैंपल प्रोसेस करने के लिए यह ध्यान रखा जाता है कि इक्वा एजेंसी द्वारा भेजा गया सैंपल इक्वा एजेंसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रिकंस्टिट्यूट किया जाए या बनाया जाए और उसे नॉर्मल पेशेंट सैंपल्स के बीच में ही रन किया जाए। जो लैब स्टाफ रूटीन एग्जामिनेशन में पेशेंट के सैंपल टेस्ट करता है, उसे ही इक्वा सैंपल भी टेस्ट करना चाहिए। इक्वा सैंपल को लैब में ही एनालाइज या टेस्ट करना चाहिए, इसे रेफरल लैब में एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए। एनालिसिस के बाद आए रिजल्ट को बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इक्वा के रिजल्ट की। इक्वा रिजल्ट रिसीव होने पर लैब डायरेक्टर इसे क्रिटिकली रिव्यू करके साइन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर VIS की वैल्यू 200 से कम है तो इसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर VIS की वैल्यू 200 से ऊपर पाई जाती है तो सिस्टम को रैंडम और सिस्टेमिक एरर्स के लिए चेक किया जाता है। ऐसे ही हेमेटोलॉजी में अगर Z स्कोर 2 से कम है तो किसी करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है, जबकि अगर Z स्कोर 2 से ज्यादा है तो टेस्टिंग प्रोसेस का रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। लेबोरेटरी सभी इक्वा रिपोर्ट्स और उसके इवैल्यूएशन रिकॉर्ड को अपने पास स्टोर करती है। इक्वा और इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन में लैबोरेटरी की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है और इस लैब के सभी स्टाफ, कंसल्टेंट्स, डायरेक्टर, हेड ऑपरेशंस और क्वालिटी मैनेजर के साथ शेयर किया जाता है। थैंक यू।